हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बच्चलन भाग 6। प्रभा के साथ मेरा प्यार परवान चढ़ने लगा। मैंने प्रभा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। प्रभा मेरी चाहत बन गई। प्रभा भी मुझे बहुत प्यार करने लगी। हम दोनों ने विवाह का निश्चय कर लिया और जीवन भर साथ रहने की कस्में भी खाई। मगर डर वही था, पुलिस का। प्रभा के नाम गुमशुदगी की रिपोर्ट अवश्य दर्ज होगी। मैंने और प्रभा ने इसका हल निकालने की कोशिश की। इस समस्या का हल प्रभा के घर जाकर ही निकाल सकता था, परंतु प्रभा घर जाने के लिए तैयार न थी। कौन झेलेगा जमाने भर के तानों को? कैसे नज़र मिलाऊंगी माँ बाप से? मुझे बदचलन समझ रहे होंगे। किस मुंह से घर वापस जाऊं? प्रभा के अनोखे सवाल थे। मैंने प्रभा को समझाया, तो अपने माँ बाप के पास नहीं जाएगी तब तक हमारा विवाह असंभव है। प्रभा बोली, क्या जवाब दूंगी माँ बाप के प्रश्नों का? कह देना मुझे बेहोश करके उठा ले गए थे और दिल्ली में अशरफी के कोटे पर भेज दिया। यह तो मुझे किसी तरह उस रंडी खाने से बचा कर लाया है। इतने में तेरे माँ बाप तुझे स्वीकार न करे तो मैं तेरे साथ हूँ। वापस आ जाना मेरे साथ, फिर मैं तुझसे विवाह कर लूँगा। कम से कम वह पुलिस को सूचना दे देंगे कि लड़की मिल गई है। मेरे बहुत समझाने पर प्रभा तैयार हो गई, मगर उसकी कुछ शर्तें थी कि हम रात के समय घर पहुँचे। कम से कम समाज से तो सामना ना हो। माँ बाप कुछ कहेंगे तो झेल लूँगी। तुम तो मेरे साथ रहोगे ही। अगर माँ बाप ने स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। अगर तुझे तेरे माँ बाप से स्वीकार कर लिया तो क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करेगी? मैं माँ बाप को समझा लूँगी और उन्हें तैयार करूँगी कि वह मेरे विवाह तुम्हारे साथ ही कर दे। अगर वह न तैयार हुए तब हो सकता है वह तैयार न हो, फिर भी मैं कोशिश तो करूँगी ही। प्रभा मुस्कुरा कर बोली, माँ बाप स्वीकार करे न करे तेरा काम तो बन जाएगा, मगर अपने भविष्य तो राम भरोसे ही है। दिल छोटा मत करो। मैं अपनी जान दे दूंगी मगर कहीं दूसरी जगह विवाह नहीं करूंगी। प्रभा की शर्त के अनुसार हमने शाम को दिल्ली से मेरठ के लिए बस पकड़ ली। मेरठ पहुंचने तक अंधेरा हो गया। बस स्टैंड से ऑटो पकड़कर प्रभा के घर पहुंच गई। घर का क्या पूरा राजमहल था। मुख्य दरवाजे पर दरवान भी खड़ा था। उसने प्रभा को सर से पाँव तक गौर से देखा। कुछ चकित भी था, पर वह अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे था। चारों तरफ लगे पेड़ पौधों के बीच में बना आलीशान बंगला विद्युत के प्रकाश में भव्य दिखाई दे रहा था। मुख्य हॉल को पार करते फिर वह अंदर प्रवेश कर गई और उस कमरे में पहुंच गई जहां उसकी माँ थी। घर में दो नौकरानी आपस में सुबगाहट करने लगी। तब तक प्रभा अपनी माँ के गले लगाकर सुबकने लगी। उसकी माँ गीता देवी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसका मिलन देखकर मेरा हृदय भी द्रवित हो गया। मैं वहाँ खड़ा उन दोनों को देख रहा था। गीता देवी ने प्रभा के आंसू पूछते हुए पूछा, 4 दिन हो गए हैं, कहाँ गई थी मेरी बच्ची? तेरे पापा कितने दुखी हैं। अभी भी पुलिस थाने गए हैं। माँ मुझे बेहोश करके यूसुफ उठा ले गया था। यह मुझे किसी तरह उसके चंगुल से छुटा कर लाए हैं, प्रभा ने मेरी तरफ इशारे करते हुए कहा। प्रभा की माँ ने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया। तब तक एक नौकरानी पानी के गिलास लेकर आ गई। प्रभा की माँ गीता देवी ने प्रभा के पिताजी को सूचना देने के लिए एक नौकर को पुलिस थाने भेज दिया। जल्दी ही प्रभा के पिताजी के साथ साथ पुलिस भी दल बल के आ गई। प्रभा से कुछ पूछताछ की तो प्रभा ने बताया कि यूसुफ उसे बेहोश करके ले गया था और अशरफी के कोठे पर बेच आया था। पुलिस वापस तो आई मगर मुझे अपने साथ लेकर मुझे थाने पर बिठाकर पुलिस बल यूसुफ के यहाँ दबिश देने निकल गए और जल्दी यूसुफ को लेकर वापस आ गए। यूसुफ को हवालात में डाल दिया। पुलिस ने मुझसे पूछताछ शुरू की तो मैंने पूरी कहानी उन्हें सुना दी। मुझे यह तो ज्ञात नहीं कि पुलिस मेरी कहानी से संतुष्ट हुई या नहीं, मगर 4 तमाचों की दक्षिणा देकर मुझे वहीं बैठा दिया। उसके बाद यूसुफ का नंबर ले लिया। पहले तो यूसुफ पूरी कहानी से अनजान ही बना रहा। वह बोला, न तो मैं प्रभा को जानता हूँ और न ही मैंने ऐसी किसी घटना को अंजाम दिया है, मगर पुलिस के पास हथकंडे बहुत थे। 4-6 तमाचे गालों पर पड़ गए तो बकने लगा। प्रभा ही मुझे भगाकर ले गई थी दिल्ली और मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। मैंने बहुत खोजबीन की। जब नहीं मिली तो मैं वापस आ गया। मुझे नहीं मालूम वह कहाँ गई। इतना सुनते ही दरोगा जी का इशारा पाकर संतरी का लट घूमा। दे दनादन लट यूसुफ के कमर पर बरसने लगे। हर लट के साथ यूसुफ की चीख निशा के सीने पर चीरती हुई निकल जाती। पुलिस ने उसे औंधा लेटा लिया और पैरों के तलों पर फटा चटकाने लगे। यूसुफ की चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई जा रही थी। मेरी अंतरात्मा भी थरथरा उठी कि कहीं यूसुफ के बाद मेरा नंबर ना आ जाए।
बहुत चले थे परोपकार करने, अब झेली परोपकार करने के मज़े। यूसुफ पर पड़ता हुआ हरलट मेरे हृदय को हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। यूसुफ बुरी तरह चीख रहा था। हरलट पर शारीरिक स्थिति बदलने की कोशिश करता, मगर पुलिस ने उसे दबोच रखा था। हिलने नहीं दे रहे थे। वो लगातार पुलिस का पटा अपने काम कर रहा था। पटा घूमते घूमते यूसुफ के तलवों और पीठ पर खाल उखेड़ने लगा तो यूसुफ टूट गया। चिल्ला कर बोला, अल्लाह के लिए रहम खाओ, सब कुछ बताता हूँ। पुलिस का पटा रुक गया। दरोगा जी ने उसके बाल पकड़कर बैठा लिया, एक गिलास पानी पिलाया और एक तमाचा गाल पर जड़ते हुए कहा। यूसुफ तोते की तरह कहानी पढ़ने लगा। दिल्ली मेरे अब्बू के फुफेरे भाई बुंदे खान ने अपने लड़के के लिए एक लोंडिया लाने को कहा था। मैंने पिरबा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर दिल्ली ले गया। मैं पिरबा को बुंदे खां के यहाँ छोड़कर लौट आया। कितने रुपए मिले बुंदे खां से तुझे? दरोगा जी ने पूछा। 20,000 रुपये। पिरबा 10 रुपये के कोठे पर कैसे पहुँची? मैं तो पिरबा को बुंदे खां के घर छोड़ आया था, मुझे नहीं मालूम। सटाक से एक सनसनाता हुआ चांटा यूसुफ के गाल पर पड़ा। यूसुफ के दिन में ही तारे दिखाई दे गई और यूसुफ पुनः भगने लगा। बुंदू खां ने दूध में डालकर कुछ नशीली दवाई दी थी, जिसे मैंने पिरबा को पिला दिया। पिरबा सो गई, तब मैं 20,000 रुपये लेकर वहाँ से वापस आ गया। मुझे नहीं मालूम पिरबा अशरफी के कोठे तक कैसे पहुँची। पुलिस यूसुफ को लेकर दिल्ली में बुंदू खां के यहाँ तबीज़ देने की तैयारी कर रही थी। उस समय थाने में एक चमचमाती कार आई। मुझे अनुमान लगाते देर न लगी कि पिरबा के पिताजी होंगे, क्योंकि पुलिस के साथ आते समय यह कार मैंने पिरबा के बंगले के पास खड़ी देखी थी और मेरा अनुमान भी सत्य ही निकला। पिरबा के पिताजी ने दरोगा जी से कहकर थाने से मेरी छुट्टी करा ली और मुझे लेकर अपने बंगले पर आ गए। पिरबा ने जो कहानी अपने घर वालों को सुनाई, उससे पूरा खेल ही पिरबा के पक्ष में हो गया। हर कोई यह जान गया कि पिरबा को बेहोश करके यूसुफ ने अपहरण किया था। यूसुफ के साथ भागने की कहानी कहीं दूर दूर तक भी नहीं थी और उस कहानी का मुख्य हीरो मैं था, जो पिरबा का भेष बदलकर अशरफी के चंगुल से निकाल लाया। अन्यथा पिरबा वहाँ वैसे ही बन जाती या मर जाती। उस बंगले में मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा था। तभी तो पिरबा के पिताजी मुझे पुलिस थाने से छुड़ा लाए और घर आकर मुझे सोफे पर बैठाते हुए मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुमने हमारी इज्जत बचा दी। ले देकर हमारी यही एक बेटी है, पूरी संपत्ति की वारिस है। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, अन्यथा पिरबा को वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल था। हमें तो मालूम ही नहीं हो पाता कि पिरबा कहाँ है, इसलिए तुम इनाम के हकदार हो। लड्डू तो मेरे मन में फूट रहे थे कि इनाम में मुझे पिरबा मिल जाएगी। मेरे हृदय में पिरबा के लिए प्यार उमड़ रहा था और मैं उसी उद्देश्य से यहाँ आया था। और अपने दिल के जज्बातों को काबू में रखते हुए मैंने कहा, अंकल जी, यह आपका बड़कपन है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, अन्यथा मैं किस लायक था। समय पर भगवान ने जो कर दिया वह हो गया। मैंने कौन सा बहादुरी का काम किया है। अच्छे संस्कार है तुम्हारे। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम विवेक है। कितना पढ़े हो? BA किया है जी। दिल्ली में क्या करते हो? पल्लेदारी। माल गोदाम पर पल्लेदार हूँ। पल्लेदार शब्द सुनकर उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ, मगर उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा, रात के 12 बज चुके हैं, तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया। अब खाना खाकर आराम करो, सुबह और बात करेंगे। जी अभी तो काफ़ी रात हो गई है, सुबह मैं जल्दी ही निकल जाऊंगा। इतनी जल्दी कहाँ निकल जाओगे? खाना पीकर खाकर ही जाना और सुबह ही मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम भी दूंगा। उसके बाद तुम आराम से दिल्ली निकल जाना। मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ने चलूँगा। तब तक नौकर ने खाना टेबल पर लगा दिया। खाना खाकर मैं बिस्तर पर लेट गया। दिल्ली में ज़मीन पर सोने की आदत पड़ गई थी। यहाँ बिस्तर पर लेटते ही 6 इंच स्पंज में धंस कर गया। वहाँ कठोर ज़मीन, यहाँ मखमली बिस्तर, फिर भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। आज पिरबा अंदर किसी दूसरे कमरे में चैन की नींद सो रही होगी। कल मेरे बराबर में दूसरी दवरी पर पड़ी थी। कितनी खुशी होगी, मुझे क्या ज्ञात। शायद उसे भी नींद ना आ रही होगी। हो सकता है मुझे याद कर रही हो। वह भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ, पर आज तो माँ बाप के प्यार में होगी। हमारी याद कहाँ होगी उसे। मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न किसी फीचर फिल्म की तरह आ रहे थे। अंकल जी सुबह इनाम देने के लिए कह रहे थे, शायद पिरबा को इनाम में दे देंगे। कितना खुशनसीब हूँ कि पिरबा जैसी सुंदर पत्नी के रूप में मिल जाएगी। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मगर नींद आंखों से रूठ गई थी। मन पिरबा कर मैं इधर उधर घूम रहा था। मैंने सर के नीचे से तकिया निकालकर बाहों में ऐसे जग मेरे आलिंगन में आ गई है और मुझे पिरबा से प्यार करते करते नींद ने कब अपने आगोश में समेट लिया, ज्ञात नहीं। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों,
ये था बदचलन भाग 6। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।